खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, मैं हूं रोमिता तिवारी। हमारी खास पेशकश रिपोर्टर्स डायरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारी कोशिश है कि आपको सीधे ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव और ऐसी खबरें दिखाएं जिनका सीधा सरोकार आपसे है, वो खबरें जो आपकी जिंदगी पर असर डाल रही हैं। सोशल मीडिया और फेक न्यूज की बाढ़ के बीच हमारे रिपोर्टर सीधे आप तक खबरें पहुंचाएंगे, आपसे जुड़ी खबर का हर पहलू आप तक पहुंचाएंगे। तो देखिए हमारी खास पेशकश रिपोर्टर्स डायरी। देश में लॉकडाउन की मार ने हर वर्ग को परेशान कर दिया है। क्या आम क्या खास, सभी इस आफत की मार के चलते इस वक्त परेशानी से जूझ रहे हैं। और इसी क्रम में पटना की एक मशहूर दुकान भी कोरोना की भेंट चढ़ गई है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। पटना एमएलसी फ्लैट्स का कुर्ता पजामे का बाजार, जो बाकी दूसरे बाजार से काफी अलग है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ महज कुछ ही घंटों में आपके कुर्ते सिलकर तैयार हो जाते हैं, वो भी बेहद कम कीमत पर। और तो और यहाँ पर सिलाई आंखों के सामने होती है। ये बाजार नेताओं की पहली पसंद रही है, क्योंकि इसके आसपास ही सभी राजनीतिक दलों का कार्यालय है। तो जब भी चुनावी मौसम आता है, यहाँ पर नेताओं का हुजूम उमड़ पड़ता है। तक तो जैसे बिक्री बहुत कम है, मार्केट में आदमी नहीं है अभी, और नेता लोग के जो आवागमन होता है अभी तक हुआ नहीं है। अब जैसे मास्टर लोग के ऊपर है, जैसे वो काम में लगे हुए हैं तो 2 घंटा में भी बन जाएगा, आपको 1 दिन का भी समय लग सकता है। नेताजी को तैयार करने में फाइनल कम से कम 2000 कम से कम। लेकिन इस बार चुनाव में कुर्ते की इस बाजार की रौनक फीकी दिख रही है। पार्टी कार्यालय पर भीड़ तो इकट्ठा हो रही है, लेकिन कोरोना की वजह से रैलियां न होने से दुकान पर सन्नाटा है। लॉकडाउन का तो असर सर बहुत है, पूरा स्थिति चरमरा चुका है हम लोग का। तो अच्छा, खरीदने के लिए नेताजी लोग आ रहे हैं कुर्ता पजामा? जी अभी तो नहीं आ रहा है, मगर अभी तो जैसा अभी टिकट का चल रहा था कि सबको टिकट मिलने के लिए, तो इस घड़ी तो अभी भीड़ लगा रहता था। हम लोग के पास समय नहीं मिलता था कि आप लोग से बात कर पाए। हम लोग इतना हम लोग को ज़्यादा व्यस्त रहते थे, मगर अभी यह देख लीजिए हम लोग बैठ के जक मार रहे हैं। लेकिन कुछ ग्राहक अब भी इन दुकानों पर आते हैं और अपना मनपसंद कुर्ता महज घंटों में तैयार करवा ले जाते हैं। यही वजह है कि ये लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। ये तो बहुत पुरानी है, ये दुकान बहुत दिन से खोले हुए हैं और बहुत लुभाती है। लोग यहाँ से खरीदते भी हैं, हम लोग खरीदते भी हैं। शोरूम में एसी का भी चार्ज ले लेता है, यहाँ एसी नहीं है चार्ज तो रेट कम मिलता है ना। वहाँ एसी का जो है सो चार्ज ले लेगा, दुनिया भर का स्टाफ खर्चा का चार्ज। ये लोग तो अपने खोले हुए हैं, अपने बेच रहे हैं, तो वहाँ से सस्ता मिलता है, 20-25% सस्ता मिलता है, इसलिए हम लोग यहाँ खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। शोरूम और बड़े बड़े ब्रांड्स के बीच में भी अपनी क्वालिटी की बदौलत ये दुकानदार आज भी बिहार के नेताओं के साथ साथ आम जनता के दिलों पर राज करते हैं। दुकानदारों की उम्मीद है कि चुनाव के और नजदीक आने के बाद बिक्री भी बढ़ेगी। बिहार में चुनावी माहौल है और ऐसे में इस वक्त हम खड़े हैं एमएलसी फ्लैट के नज़दीक। यहाँ पे दर्जनों ऐसे दुकानें हैं जो कम कीमत पर नेताओं को तैयार करते हैं, यानी कि कम कीमत पर देकर ये लोग जो है अपना कुर्ता पजामा को सिलवाते हैं और इसके एवज में मात्र 2 घंटे का समय लिया जाता है। जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि कोरोना ने उनके व्यवसाय पर भी असर डाला है। पटना से जनतंत्र टीवी के लिए अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।
भले ही कोरोना महामारी के बाद शुरू हुआ लॉकडाउन अब अनलॉक हो रहा हो, लेकिन राजस्थान में कलाकारों पर लगा लॉकडाउन अब तक अनलॉक होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से कलाकार आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। फिर भी इस तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। रिपोर्ट देखिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम। देश की एकता को और सांप्रदायिक सद्भाव को गांधी जी की बहुत जरूरत है। एक बार समाज नहीं रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। खेते चलो अन्यथा बोझ कितना भी हो दुख भरी नाव पार होगा। राजस्थान को कला एवं संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन देश के हर हिस्से में जिस तरह कलाकारों की अनदेखी होती है, ठीक उसी तरह लॉकडाउन के बाद से यहाँ के लोक कलाकारों पर भी आर्थिक मार पड़ी है। कोरोना महामारी के कारण सार्वजनिक कार्यक्रमों पर फिलहाल पाबंदी है। ऐसी स्थिति में इन कलाकारों पर रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। इसमें हमारी एकता की शक्ति है और आजादी का उल्लास छुपा है। अभी कुछ दिन पहले चाहे थिएटर आर्टिस्ट हों या फिर अन्य कलाकार, सभी के एक जैसे ही हालात बने हुए हैं। कांग्रेस को भले ही सुभाष की जरूरत था। लॉकडाउन के दौरान सरकार से ये उम्मीद जताई जा रही थी कि वे इनकी कुछ मदद करेगी, लेकिन अभी तक इन कलाकारों को सरकार की ओर से कोई राहत नहीं मिली है। लाला लाजपत राय और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का कारावास भोगा था। देखिए, स्थिति तो ये है कि सारी एक्टिविटी रुकी हुई है अभी तक और बहुत बुरा दौर है। कलाकार जो समृद्ध कलाकार है वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं सर्वाइव कर पाएंगे और जो हमारे गरीब कलाकार हैं, खासकर जो लोक कलाकार हैं, जो पारंपरिक कलाकार हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक ना तो राज्य सरकार ने और ना ही केंद्र सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है जिससे कि हम कलाकारों को मदद मिल सके। बट हमें उम्मीद है कि जल्दी ही उसके पुख्ता परिणाम आएंगे। थिएटर आर्टिस्ट के साथ ही फोक आर्टिस्ट और परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को काफी परेशानी आ रही। शहर के रविंद्र मंच और जवाहर कला केंद्र, जहां पर ज्यादातर कार्यक्रम हुआ करते थे, आज वे भी खाली पड़े। लॉकडाउन के अंदर जो फोक आर्टिस्ट है या परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है, सबसे पहले उनको दिक्कत आ रही है। और जो लोग प्रोफेशनल काम करते हैं, क्योंकि ऑडिटोरियम सारे बंद हैं, अभी लॉकडाउन में खुला नहीं है, तो कहीं भी प्रस्तुति हो नहीं सकती है, तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। जो आर्टिस्ट प्योरली इसी पे काम करते हैं, उनका खर्चा चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में गवर्नमेंट कोई हेल्प भी नहीं कर रही है। हम उम्मीद भी करते हैं कि, और आज मीटिंग है गवर्नमेंट से, तो वो क्या नतीजा निकलता है, कुछ ना कुछ तो निकलेगा। बहरहाल देखना ये होगा कि कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की बात करने वाली सरकार कब इन लोक कलाकारों की सुध लेती है और कब इनकी रोजी रोटी का संकट दूर होता है। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का कारावास भोगा था, वहाँ मुझे भी लंबे समय तक रहने का। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। इस वक्त मैं खड़ा हूं जवाहर कला केंद्र के ओपन थिएटर में और आप देख सकते हैं कि इस ओपन थिएटर में जहां पर अमूमन कार्यक्रम हुआ करते थे, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से कोई कार्यक्रम यहां पर नहीं हो रहा है। और लगातार जो लोक कलाकार हैं वो सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि उनको कुछ रिलीफ है वो यहां पर दी जाए, लेकिन अब तक सरकार के स्तर पर किसी तरह का कोई बड़ा प्रयास होता हुआ नजर नहीं आया है। अरविंद पालावत, जनतंत्र टीवी, जयपुर। रायपुर में भले ही लॉकडाउन और कोरोना के चलते अर्थव्यवस्था और रोजगार का पहिया जाम हो गया हो, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की एक योजना युवाओं के चेहरे पर मुस्कान लेकर आई है। देखिए रिपोर्ट। रायपुर के डोरेलाल साहू के पास ITI में 2 डिप्लोमा, MA की 5 डिग्रियां हैं, लेकिन बेरोजगारी की मार ऐसी पड़ी कि घर बैठने को मजबूर हो गए। 2 वक्त की रोटी जुटानी मुश्किल हो गई। पेट पालने के लिए जैसे तैसे गांव में मजदूरी करना शुरू की, लेकिन परिवार का पेट पालना फिर भी मुश्किल हो रहा था। तब डोरेलाल ने भूपेश सरकार की गोधन न्याय योजना के जरिए किस्मत आजमाई और अब डोरेलाल की माली हालत सुधर गई है। ये योजना शिक्षित बेरोजगार डोरेलाल के लिए उम्मीद बनकर आई है। इससे डोरेलाल गोबर बेचकर हर रोज 300 रुपए तक की आमदनी कर रहे हैं।
इतना ही नहीं, डोरेलाल ने तो कमाई से इलेक्ट्रिक बाइक भी खरीद ली, जिसे वो गोबर बीनने में इस्तेमाल करेंगे। पहले प्रारंभिक में मेरी तो वो था कि 20 से 30 केजी का मैं करता था, फिर मैंने देखा बाद में कीचड़ हो जाए, गोबर खराब हो जाता है, उसको मैंने व्यवसाय के रूप में चुना और प्रतिदिन इकट्ठा करके मेरा अधिकतम से अधिकतम अभी 150 केजी का गोबर मैं बीन लेता हूँ गांव का ही। शासन का जो है 2 रुपये प्रति किलो है। अब जैसे मैं 150 किलो बेचता हूँ तो 300 रुपये का मेरा 2 से 2.5 घंटे में इनकम व्यवसाय हो जाता है। इसी से मेरा मजदूरी चलता है और मैं अपने परिवार का भरण पोषण इसी से करता हूँ। संकट के वक्त सिर्फ डोरेलाल के लिए ही नहीं, बल्कि डोरेलाल जैसे कई किसानों और पशुपालकों के लिए ये योजना वरदान बनकर साबित हुई। तभी तो गांव के दूसरे युवा भी गोबर बेचने की तैयारी में हैं। इस गोधन न्याय योजना का उद्देश्य पशुपालन को बढ़ावा देने के साथ साथ कृषि लागत में कमी और भूमि की उर्वरा शक्ति में बढ़ोतरी करना है। इस योजना से पर्यावरण में सुधार तो होगा ही, और उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था में भी बड़े पैमाने पर बदलाव आएगा। गोधन न्याय योजना अब लोगों को रोजगार मुहैया करा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार जिस तरीके से प्रदेश में गोबर खरीद रही है एवं प्रति 2 रुपये किलो प्रति किलो के हिसाब से लोगों से गोबर संग्रहण कर रही है, खरीद रही है, उसे देखते हुए अब प्रदेश में यह योजना की तारीफ हो रही है। गोधन न्याय योजना और किस तरीके से बेहतर ढंग से संचालित होगी, यह तो आने वाला समय बताएगा। मनमोहन नेताम, जनतंत्र टीवी, रायपुर। देश में अर्थव्यवस्था लॉकडाउन के बाद से लगातार खराब होती जा रही है और ऐसे समय में लॉकडाउन के दौरान आत्महत्या करने के आंकड़े में भी तेजी देखने के लिए मिली है। आंकड़े ये बताते हैं कि राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में मार्च से अगस्त तक करीब 150 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की है, जबकि इस समय अंतराल में कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या 46 रही है। यह आंकड़ा ये भी बताता है कि बेरोजगारी महामारी से ज्यादा जानलेवा बनी है। इसी पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। नोएडा उत्तर प्रदेश का शो विंडो कहा जाता है, लेकिन आजकल ये सुसाइड हब बन चुका है। कोरोना काल में लोगों का रोजगार छिन गया है। नौकरी, दिहाड़ी मजदूर और रेडी पटरी लगाने वाले लोगों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। इसी वजह से नोएडा में पिछले 5 महीनों में 150 के करीब सुसाइड के केस आए हैं। अप्रैल में 24, मई में 31, जून में 34 सुसाइड के मामले सामने आए हैं। जुलाई में 30 तो अगस्त में 26 मामले सुसाइड के सामने आए हैं। यहां तक 1 सितंबर से 4 सितंबर तक भी 5 सुसाइड के मामले सामने आए हैं। ज्यादातर सुसाइड इसीलिए किए गए क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है। कोई डिप्रेशन से परेशान है तो कोई लॉकडाउन में अकेलेपन में अवसाद का शिकार हो गया। युवा बेरोजगार खुद ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि सुसाइड न करें तो क्या करें। नोएडा के सेक्टर 70 के B70 में अपने भाई और भाभी के साथ रह रहे अमन सचान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक अमन के भाई आकाश सचान ने बताया कि कानपुर से नौकरी की तलाश में नोएडा आया था। प्राइवेट नौकरी की तलाश कर रहा था। मेरे छोटे भाई थे, एज 28, और उन्होंने आज घर पे अपना फांसी लगा के सुसाइड कर लिया। अब तो कह नहीं सकते, बाकी घर से तो पूरा सपोर्ट था। जॉब की काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे। उसके बाद अभी जब लॉकडाउन के बाद अभी जैसे पिछले 6 अगस्त को यहाँ पे आए थे कि गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट जॉब की कुछ तलाश में, तो उसी के ट्राई कर रहे थे।
लॉकडाउन में नौकरी जाने की वजह से हजारों परिवार ने पलायन कर लिया। वहीं कई ऐसे लोग हैं जो कि बेरोजगारी का गम बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। फ्लैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर DK गुप्ता बताते हैं कि लॉकडाउन के दौरान घर में रहने की वजह से डिप्रेशन के चलते कई बार इस तरीके के कदम लोग उठा लेते हैं। तो वहीं लॉकडाउन के समय कई लोगों की नौकरी, जिसके वजह से आर्थिक बोझ झेलना पड़ रहा है। अगर हम देखें तो इस कोरोना पेंडेमिक में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो पहली बार हुई हैं, या इतना ज़्यादा एक्सेसिव चीज़ें हुई हैं जिनकी वजह से लोगों में अकेलापन, सोशल डिस्टेंसिंग और लोगों के अंदर लैक ऑफ जो मूवमेंट था, जो शुरू में जो लॉकडाउन था लोग अपनों से मिल नहीं पा रहे थे, पेरेंट्स बच्चों से नहीं मिल पा रहे थे, कोई कहीं फंस गया था, तो उसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन इतना सारा बढ़ गया था लोगों में, तो डेथ और सुसाइडल डेथ स्पेसिफिकली बढ़ गई थी। इसके तक देखें तो बहुत सारे लोग अल्कोहल डिपेंडेंस थे, तो जब अल्कोहल नहीं मिल रहा था तो उनके अंदर अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स आ गए थे। अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स में भी सीवियर केस में डिप्रेशन हो जाता है और वो लोग सुसाइड टेंडेंसी उनमें आ जाती है। वहीं नोएडा पुलिस के एडिशनल पुलिस कमिश्नर लव कुमार का कहना है कि ये अलग तरीके से मानसिक परिस्थिति होती है जिसमें इस तरीके के कदम उठा लेते हैं। हमारे जवान जनता के बीच में रहते हैं और वो लगातार पब्लिक से बातचीत करते हैं और लोगों को समझाते भी रहते हैं, और हमारे द्वारा ये कोशिश की जाएगी कि लोगों की काउंसलिंग भी कराएं। आत्महत्या के पीछे की वजह से पारिवारिक विवाद, आर्थिक तंगी, बच्चों में पढ़ाई को लेकर तनाव देखा जाता है। सुसाइड की जो घटनाएं हैं काफ़ी संज्ञान में आई हैं, और जहां तक हम अगर सुसाइड की घटना का जिक्र करें तो मुझे लगता है ये एक अलग तरह की एक मानसिक परिस्थिति होती है। एक क्षण होता है जिसमें व्यक्ति सब कुछ भूल के एक ऐसा कदम उठा लेता है, एक ऐसा निर्णय ले लेता है जो कि उसकी ज़िंदगी का शायद सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी निर्णय होता है। कोरोना काल में हुए लॉकडाउन में कई लोगों की नौकरी चली गई, जिसके कारण कई लोगों ने आत्महत्या कर ली। नोएडा में ही मार्च से अगस्त तक के बीच में करीब 150 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। कई मामलों में बेरोजगारी वजह बताई गई है, तो कई मामलों में घरेलू विवाद देखा गया है। लॉकडाउन के दौरान आत्महत्या के मामले सबसे ज़्यादा सामने आए हैं। ऐसे में अगर गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करें तो मार्च से अगस्त तक यहाँ पे 150 से ज़्यादा आत्महत्या के मामले सामने हैं, और सबसे बड़ी वजह आत्महत्या के पीछे लोगों के बेरोजगार होने की है। कोरोना काल के दौरान जब लॉकडाउन हुआ तो सबसे ज़्यादा लोगों की नौकरी चली गई, जिसकी वजह से लोगों ने आत्महत्या का रास्ता चुना। कैमरामैन शेरा सिंह के साथ शिव त्यागी, जनतंत्र टीवी, नोएडा। फिलहाल हमारे खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।